हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यासिर जावेद और आज हम लोग पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम लोग इस चैप्टर के परागन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पुष्प के अंगों के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे कि जो पुष्प के वो सारे अंग हैं वो परागन कैसे करते हैं और किसकी सहायता से करते हैं, या परागन होता क्या है। तो चलिए हम लोग समझते हैं परागन किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने पुष्प के बारे में पढ़ा था कि पुष्प में वर्तिकाग्र होता है और परागकण होता है। जैसा कि हमने परागकोश के बारे में पढ़ा था कि परागकोश में एक डंटी लाइक स्ट्रक्चर होता है, डंडी लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसमें परागकोश होता है और परागकोश के अंदर परागकण भरे हुए होते हैं और ये परागकण जब बाहर निकलते हैं तो ये बाहर निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, या फिर ये कहें कि ये अपने आप से पहुंच जाते हैं या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स की सहायता से या फिर किसी भी तरह से ये वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। तो हम लोग इस घटना को परागन कहते हैं। अगर हम डिफिनेशन के तौर पर समझें कि परागकोश से निकले हुए परागकणों को किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना, किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना ही परागन कहलाता है। अब यह बात आती है कि वर्तिकाग्र जो है उसी पौधे का होगा या फिर उसी पौधे के फूल का होगा या फिर दूसरे पौधे का फूल का होगा या फिर उसी फूल के वर्तिकाग्र होंगे। तो इस घटना को तीन तरह से डिवाइड किया गया है, तीन पार्ट में बांटा गया है। तो जैसा कि परागन के बारे में हमारे इस बुक में दिया हुआ है, हमारे इस नोट्स में दिया हुआ है कि किसी पुष्प के पराग कोशों से, मतलब ये जो पराग कोश है, ये जो पराग कोश आपको इस फ्लावर डायग्राम में दिख रहा है, इस पराग कोश से निकले हुए परागकण, परागकण क्या होता है जो इसके अंदर, इसको हम लोग इंग्लिश में पॉलन ग्रेन कहते हैं, जो क्या जिसका हम लोग बारे में पढ़े थे कि ये जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे, ये स्ट्रक्चर होता है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, ये उड़ करके किसी तरह से वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है या उस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना, अथवा उसी जाति के, मतलब जो फ्लावर है वही फ्लावर के जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाने की क्रिया को हम लोग परागन या पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अर्थात पराग कोशों से परागकणों का स्थानांतरण जब वर्तिकाग्र पर होता है तो इस घटना को हम लोग परागन के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब यह बात आती है कि परागन के प्रकार कितने तरह होते हैं। तो परागन तीन प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं: स्वपरागन, परपरागन और सजात पुष्पी परागन। स्वपरागन को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, परपरागन को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं और सजात पुष्पी परागन को हम लोग गिटनोगेमी कहते हैं, गिटनोगेमी के नाम से जानते हैं। तो आइए पहले हम लोग ये समझते हैं कि स्वपरागन किसे कहते हैं या सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे जो खुद से हो जाए, सेल्फ हो जाए, स्वतः हो जाए, उसे हम लोग स्वपरागन या सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन में होता है क्या है, जो परागकोश होते हैं वो उसी पुष्प पे जाकर के गिरते, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। जब मानना कि ये एक ही फूल है, एक फूल है और इस एक फूल में क्या है, परागकोश है और इस परागकोश के अंदर परागकण है। जब ये परागकोश इसी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर, इसी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर अगर आकर के गिर जाएंगे तो इसी घटना को हम लोग स्वपरागन कहेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा है कि इस क्रिया में पुष्प के परागन जो परागकोश से निकलते हैं उसी पुष्प के जयांग पर, क्या कहता है, उसी पुष्प के जयांग पर आकर के, उसी पुष्प के जयांग पर जो उपस्थित वर्तिकाग्र, जयांग किसको बोलते हैं, जो फीमेल
ऑर्गन है फ्लावर का, उसी को हम लोग जयांग कहते हैं। पुमंग और जयांग के बारे में पढ़ा था ना। पुमंग जो पुरुष वाला पार्ट को पुमंग कहते हैं और स्त्री केसर पार्ट को हम लोग जयांग के नाम से जानते हैं। तो जो जयांग है, जयांग का जो स्ट्रक्चर हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कि इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और ये ऊपर में वर्तिकाग्र होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और बीजांड। तो हम लोग पढ़ा था ना। तो इस पर आकर के उसी फूल के उस आकर के गिर जाएगा, ये घटना जो होगी इसी घटना को हम लोग स्वपरागन कहते हैं। अब यह बात आती है, एक लाइन लिखा है कि स्वपरागन मुख्यतः द्विलिंगी पुष्पों में मिलता है। किस पुष्प में मिलता है? द्विलिंगी पुष्प, मतलब वो पुष्प जिसमें दोनों लिंग प्रेजेंट होता है। दोनों लिंग कहने का मतलब है कि स्त्री केसर और पुरुष केसर दोनों प्रेजेंट होगा। मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जब तक दोनों प्रेजेंट नहीं होगा तो स्वपरागन नहीं होगा। तो ये एक शर्त है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड हमेशा इस बात पे ध्यान क्वेश्चन पूछता है कि स्वपरागन होने के लिए क्या आवश्यक है। तो पहला आवश्यकता इसका यही है कि ये पौधे जो होंगे वो पौधे द्विलिंगी होनी चाहिए। क्लियर? अब बात आती है क्रॉस पॉलिनेशन या फिर परपरागन। परपरागन किसे कहेंगे? परपरागन उस घटना को कहते हैं कि जब जो कोई फूल है, चाहे वो एक ही पौधे का फूल हो या फिर किसी दूसरे पौधे का फूल हो, चाहे वो एक ही पौधे का फूल हो या फिर दूसरे पौधे का फूल हो, लेकिन फूल जो है, पुष्प जो है दूसरा होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि परपरागन के बारे में। तो क्या है, दो फ्लावर है, दो फूल है जो कि एक ही जात का है। जैसे कि मान लेते हैं कि गेंदा का फूल है, दोनों का दो का कलर अलग अलग है। दो तरह के बगल में दो फ्लावर के पौधे हैं, एक जगह गेंदा है वो लाल कलर का, एक जगह गेंदा है पीला कलर का। तो ये दोनों जो गेंदा है, इन दोनों के बीच में अगर परागन हुआ, अगर परागन हुआ तो इस परागन को हम लोग परपरागन के नाम से जानेंगे। क्या पौधे का जाति तो सेम है लेकिन पौधा अलग है और पौधे में जो फूल खिल रहे हैं, जो पुष्प खिल रहे हैं वो भी अलग है। ये घटना जब होगी, इस घटना को हम लोग परपरागन के नाम से जानेंगे। तो जैसा कि यहां पर लिखा है, जब एक पौधे के उपस्थित पुष्प के परागकण, क्या पॉलन ग्रेन, क्या होगा, परागकण दूसरे पौधे पर उपस्थित, दूसरे पौधे पर उपस्थित वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, है ना, दूसरे पौधे पर पहुंच जाते हैं। मान लो एक फ्लावर यहां पर है और एक फ्लावर यहां है और दूसरा फ्लावर यहां है, लेकिन दोनों क्या है, गेंदा है, लाल कलर का है ये, और ये गेंदा है, ये पीला कलर का। ठीक है, ये दोनों जब क्या करें, एक दूसरे से इस पे, मान लो इसका परागकण इस पे आकर के गिरा, तो ये घटना जो होगी, इस घटना को हम लोग परपरागन कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में लिखा है कि जैसे लाल पुष्प को नीले पुष्प के साथ परागन, है ना। इसको क्लियर से और समझने के लिए आप इस डायग्राम को समझ सकते हैं। इस डायग्राम में आप यहां देखेंगे कि जो यहां है, यहां पर इस फूल से जो है क्या हो रहा है, परागकण निकल करके इसके दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है। दोनों जो पुष्प है एक ही जात के हैं, एक ही जाति के पुष्प है दोनों। अगर गेंदा का फूल है तो गेंदा का फूल होगा, गुड़हल का फूल है तो गुड़हल का फूल होगा। जब पहुंचेंगे, इस घटना को हम लोग परपरागन के नाम से जानेंगे। बात समझ में आ गई, स्वपरागन और परपरागन। लेकिन यहां पर एक घटना और होती है, जिस घटना को हम लोग सजात पुष्पी परागन कहते हैं या फिर गिटनोगेमी कहते हैं। गिटनोगेमी कहने का मतलब है कि जो दो चीज है, स्त्री केसर और पुरुष केसर, जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है वो एक ही पुष्प के होने चाहिए। क्या शर्त है इसमें? जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है दोनों क्या होने चाहिए,
एक ही पुष्प के होने चाहिए। तो एक ही पुष्प के होने चाहिए, तो ये भी गेंदा का फूल एक ही फूल है, इसी फूल के अंदर क्या होना चाहिए, वर्तिकाग्र होना चाहिए, और इसी फूल के अंदर क्या हो रहा है, इसी फूल के अंदर क्या होगा, परागकण और परागकोश होना चाहिए। तो इस फूल के ऊपर जो परागकण होंगे, इस फूल के ऊपर जो भी परागकण होंगे, ये परागकण क्या होंगे, ये परागकण इसी फूल के ऊपर जो उपस्थित वर्तिकाग्र है, इसी फूल के उपस्थित यहाँ जो है वर्तिकाग्र यहाँ तक पहुँचेगा, सेम फूल होगा। सजात, सजात ये जैसे लिखा ना, सजात पुष्पी, मतलब एक ही जात के पुष्प एक ही पुष्प के ऊपर आकर के गिरेगा। तो इस घटना को हम लोग सजात पुष्पी परागण या फिर गिटनोगैमी के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे कि लिखा है बच्चों, कभी कभी कुछ पौधे एक ही पौधे पर उपस्थित दो पुष्प के बीच परागण होता है। क्या है? पौधे के बीच, एक ही पौधे पर उपस्थित दो पुष्प के बीच परागण हो जाता है। इस क्रिया को हम सजात पुष्पी परागण या गिटनोगैमी कहते हैं, जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, ये जो देखने को मिल रहा है, इसी पुष्प से इसी पुष्प के ऊपर गिर रहा है, एक ही पुष्प के ऊपर आकर के गिर रहा है। इस घटना को हम लोग स्वपरागण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। और इसी पुष्प के ऊपर जो, इसी पुष्प कह सकते हैं, इसी पौधे के ऊपर जो दो पुष्प लगे हुए हैं, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक ये हुआ मेरे से कि यहाँ जो पुष्प होंगे दो अलग अलग, एक ही पौधे के अंदर क्या होंगे, दो अलग अलग पुष्प लगे होंगे। यानी कि इस पुष्प के, यानी कि हम लोग ये समझें, सजात पुष्पी परागण इसे कहेंगे कि जैसे कि एक पौधे हैं, एक पौधे के ऊपर दो पुष्प लगे हुए हैं, और उन दोनों पुष्पों के बीच में जब परागण होंगे, इस घटना को हम लोग सजात पुष्पी परागण के नाम से जानेंगे। ठीक है, जैसा कि यहां दिया हुआ एक पौधा है, एक पौधे में क्या है, एक पौधे में दो पुष्प लगे हुए हैं, और इस पुष्प से इस पुष्प में परागण हो रही, इसी को हम लोग सजात पुष्पी परागण कहेंगे। और जब इस पुष्प के, इस पौधे से जब दूसरे पौधे में जब परागण होंगी, इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग पर परागण के नाम से जानेंगे। इज दैट क्लियर? अब बात आती है कि स्वपरागण के होने के लिए कुछ अनुकूल प्रयुक्तियां, या फिर ये कहें कि सजात परागण होने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकताएं होंगी। तो जैसा कि लिखा है कि सजात पुष्पी परागण के लिए पहला चीज क्या है, पुष्प का द्विलिंगी होना। शर्त, मान लिया कि शर्त ये कह दिया है, शर्त लग गई है कि ये शर्त है, इसके लिए ये होना चाहिए। पहला चीज क्या है, जो पुष्प होंगे वो दो लिंगी, मतलब एक ही पुष्प के अंदर, एक ही पुष्प में क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, मेल और फीमेल पार्ट होंगे, जयांग और पुमंग दोनों होना है। जैसे कि लिखा है बच्चों, द्विलिंगी पुष्प का मतलब होता है कि एक ही पुष्प के अंदर नर और मादा जनांग, परागकोश तथा जयांग उपस्थित होना। जब दो द्विलिंगी पुष्प होगा तो स्वपरागण के अवसर बढ़ जाएंगे। इस दैट क्लियर? क्योंकि एक ही जब पौधा होगा, एक ही जब फूल होंगे, जब एक ही फूल में दोनों चीजें लगे होंगे, जयांग और पुमंग लगे होंगे, तो एक दूसरे के साथ जब परागण करेंगे, इस घटना के लिए हमको स्वपरागण कहलाएगा, और इसके लिए क्या होगा, पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। क्लियर? दूसरा है समकाल पक्षता, मतलब होमोगेमी। यह कह रहा है कि जब जो परागकोश और परागण है, ये जो परागकोश से परागण निकलेगा और जो वर्तिकाग्र होंगे, जो एक ही पुष्प पे होंगे, दोनों चीजें होंगे, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जब एक ही होंगे, तो दोनों एक ही साथ परिपक्व होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, एक ही साथ मैच्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि वर्तिकाग्र बहुत लेट से मैच्योर कर रहा है और जो उसको परागकोश निकल रहा है वो बहुत पहले मैच्योर हो गया। तो जब परागकोश जाकर के वर्तिकाग्र पर गिरेगा, परागकोश से परागकण निकल करके, तो वो तो मैच्योर हुआ ही नहीं है।
तो इसका मुंह फिर उसको फर्टिलाइज नहीं करेगा। तो इसलिए क्या होना है कि दोनों को एक साथ मैच्योर होना जरूरी। इसलिए यहाँ कहता है कि होमोगेमस जब भी क्या लिखा है कि जब एक ही समय पर परागकोश और वर्तिकाग्र या अंडक परिपक्व हो जाते हैं, दोनों के एक ही साथ परिपक्व हो जाता है तो समकाल परिपक्वता कहते हैं, और इस प्रकार द्विलिंगी पुष्प को स्वपरागन के अवसर बढ़ जाते हैं। क्लियर हुई बात कि दोनों जो होंगे पुमंग और जयांग होंगे, दोनों एक साथ क्या होना चाहिए, दोनों एक साथ मैच्योर होना चाहिए, दोनों एक साथ परिपक्व होना चाहिए। ठीक है। आगे है क्लिस्टोगेमी या अनुन्मीलिय परागन। इसमें क्या कहता है कि जो बंद पुष्प होते हैं, यहां पर अनुन्मील का मतलब है बंद पुष्प के परागन का होना। जब दलों का पुष्प का ढका होता है तब अंदर परागन की क्रिया संपन्न हो जाती है। जब फ्लावर क्या होता है, कली के स्टेज में होता है, क्या होता है, इसके अंदर क्या है, फ्लावर है, इसके अंदर ही जयांग है, इसके अंदर ही पुमंग है, और इसमें होता क्या, इसी के अंदर ही जब ये दोनों खुलने से पहले ही मेच्योर हो जाते हैं, इसके ढक्कन किसी वजह से नहीं खुल पाती है अगर किसी जगह पे, तो क्या होते हैं, जो कली होते हैं, कली का जब ढक्कन जल्दी नहीं खुल पाते हैं तो अंदर ही जयांग और पुमंग मैच्योर हो गए। तब दोनों मैच्योर एक साथ हो गए तो वहीं पर अंदर ही अंदर क्या होंगे, परागन की क्रिया संपन्न हो गई। ऐसी चीजें हम लोग गुल मेहंदी के पौधे में देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि लिखा है क्लिस्टोगेमी का अर्थ होता है बंद पुष्प। मतलब क्लिस्ट मतलब होता है कोई चीज का बंद होना, क्लिस्ट बना हुआ है, एक गुच्छा बना हुआ है इस तरह से बंद होना। तो यहां लिखा है क्लिस्ट का अर्थ होता है बंद फूल। यहां पर इसका मतलब यह होगा कि जो बंद पुष्प में परागन का होना, जब दलों के द्वारा पुष्प ढका होता है तब अंदर परागन की क्रिया संपन्न होती है। इस घटना को अनुन्मीलिय परागन या क्लिस्टोगेमी कहते हैं। क्लियर। एक अगला शर्त यह है कलिका परागन, एक अगला यह है कि कलिका परागन कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि जब पुष्प कली की अवस्था में हो और वो क्या हो, बंद हो, तो परागन की क्रिया संपन्न, अंदर ही परागन की क्रिया संपन्न हो जाती है। अब बात है कि जो फ्लावर है या फूल है, उसके ऊपर जो कलिका होती, जो कलर वाला पिगमेंट होते हैं, वो कभी कभी उससे भी ढका हुआ होता है, जिसको हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं, उसके द्वारा बंद कर दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ क्या, जो फ्लावर का पार्ट है वो क्या होता है, उसमें बंद होता है। जैसे कि लिखा है कलिका, कलिका मतलब क्या होता है, कली। कली का मतलब होता है जब पुष्प कली की अवस्था में हो, अर्थात जब पुष्प बाह्य दलों द्वारा बंद हो जाता है तो अंदर ही परागन की क्रिया संपन्न हो जाती है। इस क्रिया को हम लोग कलिका परागन कहते हैं। क्लिस्टोगेमस और कलिका परागन में ज्यादा फर्क नहीं है, बस सिंपल से यह समझ लें कि दोनों ही अवस्था में क्या होती है, अंदर ही अंदर क्या परागन की क्रिया संपन्न होती है। लेकिन क्लिस्टोगेमस में क्या होता है, क्लिस्टोगेमस में पूरा का पूरा फ्लावर ही बंद हो रहता है। जो मतलब जो फूल होता है वो निचले वाला जो बाह्य दलपुंज होते हैं, दल के द्वारा ढका हुआ होता है। लेकिन कलिका की बात करें तो कलिका में जो मेल पार्ट या फीमेल पार्ट एक दोनों एक साथ ढके हुए होंगे, बाकी चीजें ढके हुए नहीं होंगे, और इसकी भी क्रिया अंदर ही समाप्त हो जाएगी। इस क्रिया को हम लोग कलिका परागन के नाम से जानेंगे। क्लियर हो गई बात। अब आगे है कि परागन जो होते हैं, पर परागन की बात करें या परागन ही कहें, परागन कैसे होते हैं। तो परागन के होने के लिए 3 मुख्यतः कारक हैं, वायु द्वारा, जल द्वारा और जंतु द्वारा। अगर वायु द्वारा की बात करें, जो परागन की क्रिया होंगी, कभी भी हवाएं चलती है कि जिस वजह से क्या होती है, जो परागकण है वो परागकण हवाओं के द्वारा उड़ करके दूसरे फूल पर गिर जाते हैं। तभी घटना के इस घटना को हम लोग पर परागन के नाम से जानते हैं। ऐसा ही होता है ना, अगर वायु के द्वारा होगा तो एनिमोफिली के नाम से जानेंगे। क्या कहेंगे, एनिमोफिली। ये क्वेश्चन पूछता है बोर्ड, एनिमोफिली किसे कहते हैं। एनिमोफिली में क्या होगा, जब परागकण हवाओं के द्वारा, वायु के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचता, इस घटना को हम लोग एनिमोफिली के नाम से जानते हैं। जब परागकण
हवा के द्वारा होगा तो इसे हम लोग एनीमोफिली कहेंगे, और जब परागकण जल द्वारा ट्रांसफर होगा वर्तिकाग्र पर, इसे हम लोग हाइड्रोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। क्लियर? पानी के द्वारा पहुंचेगा किसी अन्य वर्तिका, जब भी पानी के द्वारा पहुंचेगा मतलब दूर के पौधे पे पहुंच रहा है, दूसरे पौधे पर पहुंचा तो क्या हो जाएगा? पर परागन हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई चीज किसी कीट के द्वारा, किसी जंतु के द्वारा, अक्सर क्या होती, तितलियां फूलों पर बैठकर रस चूसती है, रस निकालती है, और ये रस जब निकालती है तो ये फिर यह एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर के बैठ जाती है, जहां पर इसके पैरों में या पंख में परागकण लग जाते हैं, और ये परागकण दूसरे फूलों पर जाकर के पहुंच जाते हैं इस कीटों के द्वारा। तब वहां पर जब ये क्रिया संपन्न होती है, इसके द्वारा जो परागन होता है, इस परागन की क्रिया को हम लोग जूफिली के नाम से जानते हैं, या जंतु परागन के नाम से जानते हैं। ठीक है। जैसे कि बच्चों इसमें कुछ थोड़ा सा लिखा है कि बच्चों आप जानते हैं कि जंतु परागन विभिन्न प्रकार का पाया जाता है, पक्षियों द्वारा, घोंघे द्वारा, चमगादड़ द्वारा, याद रखें कीटों द्वारा परागन होता है। इज दैट क्लियर? जहां तक बात क्लियर हो गई, तो बच्चों हम लोग इतनी बातें समझ में आ गई कि परागन के 3 तरह से होते हैं, स्वपरागन, पर परागन और सजात परागन, 3 तरह से हुए। अब बात आती है कि स्वपरागन से हानियां भी होती, क्या नुकसान है स्वपरागन होने से, यहां लिखा है। तो जैसा कि हम यहां पढ़ते हैं, लिखा है कि स्वपरागन से कुछ निम्न हानियां, जैसा कि नंबर 1, बच्चों स्वपरागन के द्वारा एक ही जाति में परागन का अभाव लक्षण बार बार प्रकट होते हैं। क्या होते हैं? एक ही फूल से एक ही फूल पे गया, एक ही कलर के फूल पे गया, जिससे जो नए फूल निकलेंगे, नए कुछ बनेंगे या नए फल बनेंगे, तो वो क्या होंगे? एक ही प्रजाति के होंगे। अब एक ही पौधे, एक ही संतति के बीच में परागन हो रहा है, वो चाहे वो बौना पौधा है या बौना फूल है, किसी तरह का फूल है, जिससे क्या होंगे? एक ही तरह के निकले संतति पैदा होंगे, जो कि क्या दूसरे तरह की वैरायटी नहीं पैदा हो सकेंगे। एक नुकसान ये है, अगर वो बौना है तो बौना ही फूल निकलता, फल निकलता रहेगा। दूसरा यह है कि लगातार स्वपरागन होने से अंतः प्रजनन अवसादन या फिर इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई चीज की कमी होती है तो वो चीजों की पूरा, अगर किसी फूल में पानी, प्लांट में पानी नहीं पड़ा, और वो उस प्लांट में एक ही से फिर, या फिर कोई न्यूट्रिएंट नहीं पड़ा, एक ही फूल से एक ही फूल में फिर हो रही है, तो जो चीज़ की कमी पिछले पौधे में थी, जो पौधे में देखने को मिल रही थी, वो जो फल बनेंगे उसमें भी देखने को मिलेगी। और जब हो सकता है कि जब ये गुठली से नए पौधे निकलेंगे तो उसमें भी हो सकता है ये चीज़ देखने को मिले। तो इसलिए कहा जाता है कि एक ही पौधे से परागन होना या स्वपरागन होना कई तरह के नुकसानदायक भी होते हैं, या फिर अच्छा नहीं होता है। क्लियर हुई ये बात? बच्चों स्वपरागन और परपरागन के लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से परागन यहां तक ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे परागन जो होते हैं उसके कारक कौन कौन से हैं। तो परागन जब भी होते हैं वो 2 ही कारक हो सकते हैं, एक बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर, यानी कि एक जैविक और एक अजैविक। जैविक की बात करें तो कोई वो लिविंग थिंग के द्वारा अगर परागन कराया जाए तो उसे हम लोग जैविक कारक कहेंगे, और दूसरा है कि अजैविक कारक के द्वारा, यानी कि किसी जब जो बिना जान वाले चीज़ों के द्वारा हो रहा है तो उसे हम लोग अजैविक कारक कहेंगे। जैसे जैविक कारक में जैसे हो गए पक्षी हो गए, कीट हो गई, मधुमक्खी हो गए, या कई तरह के बर्ड्स हो गए, हमिंग बर्ड हो गए, अलग बर्ड के द्वारा ये सारे फैक्टर्स हैं जो परागन की क्रिया को कराने में सहायक होते हैं। अगर हम लोग एबायोटिक फैक्टर की बात करें, एबायोटिक फैक्टर जिसको हम लोग अजैविक कारक भी कहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? जल हो सकते हैं, वायु हो सकते हैं, है ना, सिंपल है। इन सब के द्वारा जो होंगे, जो परागन की क्रिया संपन्न होगी, इन परागन की क्रिया को हम लोग अजैविक कारक कहेंगे। ठीक है। तो बच्चों हम लोग इतना समझे कि परागन की क्रिया में क्या हुए,
जो परागण की क्रिया में जो हुए कि परागण की क्रिया में संपन्न हुई कि जो वर्तिकाग्र तक परागकण का पहुंचना ही परागण की क्रिया कहलाएगा। हम लोग ये समझे जो परागण की क्रिया तीन तरह से होंगे, स्वपरागण, परपरागण और सजात पुष्पी परागण होंगे। और इस परागण के कराने के कारक भी कुछ होंगे, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। तो आप लोग के पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग का नोट्स इसी तरह इसमें जो दिया हुआ आप स्क्रीनशॉट मार करके इसको लिख लें और परागण की प्रक्रिया को अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्टिलाइजेशन से पढ़ेंगे कि परागण की क्रिया के होने के बाद पुष्प में कौन कौन से अंग डेवलप किए। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।